जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं उत्तम एसआर रेडार को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए इस समय जो मॉडर्न रेडार सिस्टम है ये विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तम एसआर रेडार सबसे प्रमुख है और इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में होता दिखाई भी पड़ेगा। और इसी बीच मीडिया से बात करते हुए एचएएल के सीएमडी सीबी अनंत कृष्णन सर ने यह कंफर्म कर दिया है कि 41वें तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट से जो उत्तम एसआर रेडार है ये इस्तेमाल होते दिखाई पड़ेंगे और ये क्रमशः इजरायली इल्टा ELM 2052 एसआर रेडार को रिप्लेस करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तम एसआर रेडार का जो डेवलपमेंट है इसे हम एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये इंडिया के डिफेंस इंडिजनाइजेशन एफर्ट का एक जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा ये रेडार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है और इसने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के 2 प्रोटोटाइप से 125 घंटे का या 125 जो फ्लाइट टेस्ट है ये पूरे कर लिए हैं। और अब ये जो रेडार सिस्टम है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। आपको बताते चले कि ये जो फायर कंट्रोल रेडार है ये रिगरस टेस्टिंग से गुजर चुका है, जहां पर इसने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मोड में अपनी जो परफॉर्मेंस है इसको प्रदर्शित किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी परफॉर्मेंस से पूर्णतया संतुष्ट भी है। आपको बताते चले कि उत्तम एसआर रेडार के अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, जो कि क्रमशः तेजस मार्क 1A से लेकर के सुखोई 30 MKI तक में इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे कि ये जो रेडार तेजस मार्क 1A के लिए विकसित किया जा रहा है इसमें हमें 780 से 912 TR मॉड्यूल्स के बीच में देखने को मिलेंगे। वहीं उत्तम मार्क 2 जो होगा वो तेजस मार्क 2 और एमका में देखने को मिलेगा और टेडबीएफ में देखने को मिलेगा। वहीं सुखोई 30 MKI के लिए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो उत्तम एसआर रेडार है उसका स्केल अप वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जो कि सुखोई 30 MKI की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकल के आ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक अनुमान लगाया गया है कि 97 तेजस मार्क 1A जेट्स के ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद अब एडिशनल जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इनके ऑर्डर भी भारतीय वायुसेना से उन्हें मिल सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये मानना है कि निस्संदेह तेजस मार्क 1A के बड़े नंबर भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन उतने ही जरूरी ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी 18 LCA तेजस ट्रेनर का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया हुआ है और क्रमशः इसमें जो पायलट्स हैं इनको पहले ट्रेन किया जाएगा इससे पहले कि वो तेजस मार्क 1A में उड़ान भरे। और इसमें से 5 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी जो 13 एयरक्राफ्ट हैं इसमें से 2025 तक की टाइमलाइन को सुनिश्चित किया गया है डिलीवर किए जाने के लिए। तेजस मार्क 1A के टेंडर को फाइनल करने के बाद अब एचएएल को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो एडिशनल तेजस मार्क 1A ट्रेनर्स हैं इनको ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स से मिलेगा, जिससे कि जो ट्रेनिंग है पायलट की उसको और ज़्यादा आसान बनाया जा सकेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मी-35 हेलीकॉप्टर्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स अब इनकी ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड करने पर विचार कर रही है। और इस समय भारतीय वायुसेना में मी-35 की जो इकलौती स्क्वाड्रन है ये ऑपरेशनल है, जिसे 2030 तक ऑपरेशनल रखे जाने का प्रयास किया जाएगा। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना ऑलरेडी जो एडवांस प्लेटफॉर्म है इन्हें इंडक्ट कर रही है। इसके पहले भारतीय वायुसेना मी-25 और 35 की 2 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती थी, जो कि सोवियत इरा के डिज़ाइन पर आधारित हैं। इनमें से पहली स्क्वाड्रन को 2019 से 20 के बीच में फेज आउट किया गया था, जब भारतीय वायुसेना ने क्रमशः जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि काफ़ी एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है इनको इंडक्ट करना शुरू किया था। लेकिन अभी जो इकलौती मी-35 की स्क्वाड्रन है ये हमें 2030 तक देखने को मिलेगी। हालांकि भारतीय वायुसेना का इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि वो सर्टेन लेवल ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जब तक कि उनके पास एक अच्छे खासे ऑप्शन उपलब्ध ना हो। दरअसल ये जो गैप है ये इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के द्वारा फिल किया जाना है। जब बड़ी संख्या में या रीजनेबल नंबर्स में ये अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की सर्विस में हो जाएंगे तो उसके बाद जो मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको रिप्लेस करने की जो कवायद है इसकी शुरुआत की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि वो 66 यानी 66% हेलीकॉप्टर को एक्वायर करेंगे और इसके पहले जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनमें से 10 अटैक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट किए जा चुके हैं।
इस समय प्रचंड को फुली ऑपरेशनल किए जाने की जो कवायद है इसकी शुरुआत हुई है और इसमें घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इक्विप किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि जब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगे तो तुरंत ही जो मी-35 की फ्लीट है इसको रिटायर किए जाने के बारे में विचार भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा और एक चरणबद्ध तरीके से इन्हें भारतीय वायुसेना की सर्विस से फेज आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम सबने हाल ही में एक डिबेट के बारे में सुना होगा जो कि SU-57 फैलन को लेकर के है और जब तक भारत तक की रिपोर्ट में ये कहा गया कि SU-57 का एक संभावित डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा जा सकता है, उसके बाद से डिबेट और भी ज़्यादा यहाँ पर गहराती चली गई। दरअसल अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हैं कि आखिरकार वो क्या कारण था जो भारत ने FGFA प्रोग्राम से खुद को 2018 में बाहर कर लिया था। वो मनमुटाव क्या था? क्या भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं हुआ? तो इसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कुछ रीजनेबल जो आंसर्स हैं ये सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब भारतीय वायुसेना और रशियन एयरफोर्स ने साथ में इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी SU-57 जिसको हम FGFA के नाम से जानते हैं, तो तकरीबन ये तय हुआ था कि रूस के द्वारा 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना तकरीबन 144 से 150 के बीच में ये जो एयरक्राफ्ट है उसको खरीदेगी और ये काम शुरू होता है और इंडिया के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है ये चरणबद्ध तरीके से शुरू होती है। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखना शुरू करती है। भारतीय वायुसेना ये चाहती थी कि सुखोई 30 MKI की जैसे SU-57 का भी ट्विन सीटर वेरिएंट तैयार किया जाए जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसके अलावा भारत ये चाहता था कि अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कंबाइंड टोटल जो प्रोग्राम का था वो एस्टिमेट कर रहा था तकरीबन 30 बिलियन के आसपास, तो इसमें भारत ये चाहता था कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये भी भारत को ऑफर किया जाए ताकि ये जो एयरक्राफ्ट हैं भारत के द्वारा भी बनाए जाएं। हालांकि ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और दूसरी चीज़ों में तकरीबन ये एयरक्राफ्ट 120 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की कॉस्ट कर सकते थे। तो कॉस्ट एक अहम मुद्दा थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब रूस जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको देने में काफ़ी हिचकिचाता है और यही सारे कारण होते हैं कि भारत को इस प्रोग्राम से खुद को अलग करना पड़ता है। हालांकि अब रूस ज़रूर, हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि SU-57 का ट्विन सीटर वेरिएंट तैयार कर रहा है, लेकिन शायद अब काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि भारत ऑलरेडी का प्रोग्राम को लेकर के गंभीर है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से आ रही है। भारतीय थल सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर इस समय काफ़ी एक्टिव है और उन्होंने कई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का दौरा किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंतर्गत AK-203 राइफल्स का निर्माण इस समय कोरबा में किया जा रहा है। जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा का दौरा उन्होंने किया है। इसके दौरान उन्होंने IIT कानपुर जैसे जो संस्थान है उनका भी दौरा किया है। कोरबा की बात करें तो उन्होंने वहाँ पर AK-203 की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको मॉनिटर किया है और प्रोडक्शन के बारे में जो जानकारी है उसको प्राप्त किया है। AK-203 का एक बड़ा ऑर्डर भारतीय थल सेना के द्वारा दिया गया है, जहां पर 6 लाख से ज़्यादा जो असॉल्ट राइफल्स है ये भारतीय थल सेना के द्वारा खरीदी जाएंगी। सबसे खास बात यहाँ पर ये है, बीच में रिपोर्ट सामने आई थी कि इनके प्रोडक्शन को रोका गया है किन्हीं कारणोंवश, लेकिन अभी सारी चीज़ सामान्य है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।